बहुत दिन हो गया अपन, है ना? क्यों, कई दिन हो गए नहीं? तो टॉपिक है भाई, आप हमारा सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड यूनिट में हमारा है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में अभी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर हैं, दो ही चैप्टर हैं मेन, तीसरा भी है यूनिट में। यानी कि ये पूरी की पूरी यूनिट, ये समझो कि प्लस टू क्लास की रीढ़ की हड्डी है। इसमें टाइम लगता है और कंसेप्चुअल भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक बार अच्छे से हो जाती है तो आपकी पूरी लाइफ में ये काम आएगी। चाहे आप एमएससी करें, चाहे बीएससी करें, चाहे नीट करें, चाहे कुछ भी करें जो लाइफ साइंस है। ठीक है ना, चाहे आपकी बोटनी है, चाहे जूलॉजी है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी, कुछ भी पढ़े आप। ठीक है, तो जेनेटिक्स तो रहनी रहनी है। ओके, तो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हमें पता हो कि जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के बारे में हम मानते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with heredity and variation तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स दो चीजों के बारे में हमें बताती है, एक हेरिडिटी और एक वेरिएशन। ठीक है, अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी में हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी घर में कोई भी बच्चा होता है, 10th में भी पढ़ा हमने, घर में जब भी बच्चा होता है तो सबसे पहले दादी है या नानी है जो बातें बोलती हैं, भाई इसकी नाक इसके फादर के साथ मैच करती हैं, इसकी आंखें कैसी हैं। जैसे हम बड़े होते हैं हमें भी कई बार महसूस होता है कि आपका कोई कैरेक्टर आपके मदर या फादर के साथ मैच होता है, चाहे आपका बिहेवियर भी आ गया, गुस्सा करना भी आ गया, कोई भी चीज है, तो वो जो कैरेक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से आपके अंदर आए हैं तो वो हम हेरिडिटी के अंदर पढ़ते हैं। समझ में आई बात? लेकिन हमारे अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टर तो आते हैं बट हम उनकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होते। हमारे अंदर कुछ क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। डिग्री ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है ना, यानी कि आपके पेरेंट्स में और जो बच्चों के अंदर जो भी वेरिएशन है, ठीक है, वो क्या है, वो हम उसको पढ़ते हैं वेरिएशन के अंदर पढ़ते हैं, जो डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। और आपको पता है कि आपके जो डिफरेंसेस आते हैं उसका मेन कारण क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगी तो फिर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आई दो तीन चीजें? अभी हम देखते हैं कि जेनेटिक्स के बारे में सबसे ज्यादा जिसने काम किया या जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। वो कौन थे? मेंडल थे। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ साइंटिस्टों के नाम देखते हैं किस किस ने कहां कहां काम किया है, उसके बाद फिर हम मेंडल तक पहुंचने से पहले जो प्री मेंडेलियन वर्क है, ठीक है, उस पर थोड़ी नजर डालेंगे। अभी हमारे पास क्या है, कुछ साइंटिस्टों की हम समरी देखते हैं जो काम आते हैं आपके हर जगह पे। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट हमारे थे मेंडल। कौन थे? मेंडल। मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स भाई। उसके बाद हमारे पास दूसरे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, GARADE,
गैरेड, ठीक है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। उसके बाद थे मेंडल आए, गैरेड आए, उसके बाद मुल्टर, मुल्टर को बोला जाता है एक्टिनो बायोलॉजी, फादर ऑफ एक्टिनो बायोलॉजी। इसमें हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरेज, इफेक्ट ऑफ एक्सरेज। उसके बाद हमारे पास है पोलबर्ग, पोलबर्ग को बोला जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं बेटा मॉर्गन, मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं, मेंडल, गैरेड, मुल्टर, कोलबर्ग, मॉर्गन, विलियमसन। विलियमसन को बोलते हैं फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स। और विलियम ने एक और खूबसूरत काम क्या किया था, ही coined द टर्म जेनेटिक्स, ही coined द टर्म जेनेटिक्स। तो ये एक लिस्ट है जो साइंटिस्टों के बारे में हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले मेंडल, मेंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ठीक है। मेंडल के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे जब मेंडल का टॉपिक आएगा। फिलहाल हम ये देख लें कि मेंडल है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। यहीं पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलने वाला कौन था, वो थे ह्यूगो डी वरीज। ह्यूगो डी वरीज ने क्या किया था, मेंडल का काम रीडिस्कवर किया था मेंडल की डेथ के बाद। उसके बाद गैरेड, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फिर मोल्टर जिसने एक्टिनोबायोलॉजी के बारे में बताया, इफेक्ट ऑफ एक्सरेज, कोलबर्ग फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसका भी सारा काम हम देखेंगे, ठीक है। विलियमसन फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, और विलियमसन ने ही सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स जो टर्म है वो दी थी, ठीक है। जेनेटिक्स का जो मेन है वो क्या है, जेनेसिस एक वर्ड है, ठीक है ना, उससे जेनेटिक्स बना है, और इसको बोलने वाले थे विलियमसन बैटसन। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, हमें अलग अलग चीजों के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे मेंडल से पहले प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग थे भाई, अपनी अपनी थ्योरी देते थे, उनकी थ्योरीज आने के बाद कुछ रीजन से डिस्कार्ड होती गई, कुछ चीजें उनकी एक्सेप्ट होती गई, ठीक है। लेकिन सबने क्या किया, अपना अपना काम किया। साफ करते हैं भाई, लिखे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स की, ठीक है। प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो इसमें जो पहली थ्योरी दी गई, पहली थ्योरी दी गई मोइस्ट वेपर थ्योरी, मोइस्ट वेपर थ्योरी। मोस्ट वेपर थ्योरी के अंदर क्या बोला गया कि सबसे पहले तो ये दी किसने, ये दी पाइथागोरस ने, पाइथागोरस, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी दी, इसने इसके बारे में बताया, देयर आर रिलीज ऑफ सम वेपर्स फ्रॉम ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना।
यानी कि ईच ऑर्गन ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेज वेपर्स, ठीक है ना, एंड these vapors coagulates and make the next generation। इसने बोला कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, ठीक है ना, वहां से वेपर्स निकलते हैं और वो वेपर्स कोएगुलेट होते हैं और कोएगुलेट होने के बाद उन्हीं से क्या होता है, नए जनरेशन बनती है, ठीक है। इसको बोला गया मोस्ट वेपर थ्योरी। किसने दी? पाइथागोरस ने। दूसरी थ्योरी दी रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी भाई? ये थ्योरी दी एरिस्टोटल ने। किसने? एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल है इसने थ्योरी दी रिप्रोडक्शन ब्लड थ्योरी। इसमें क्या बोला गया कि जो मेल है, ठीक है, जो मेल है, या आप बोल सकते हैं ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेज हाईली प्योरिफाइड ब्लड, हाईली प्योरिफाइड ब्लड इन द फॉर्म ऑफ सीमन, इन द फॉर्म ऑफ सीमन। इसने क्या बोला? जो ह्यूमन मेल है उसका जो हाईली प्योरिफाइड ब्लड है वो सीमन है, और जो फीमेल के लिए इसने क्या बोला? फीमेल प्रोड्यूस हाईली इम्प्योरिफाइड, हाईली इम्प्योरिफाइड ब्लड, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। इसने बोला कि मेल हाईली प्योरिफाइड ब्लड देता है और फीमेल क्या करती है? हाईली इम्प्योरिफाइड ब्लड देती है, ठीक है। और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ब्लड्स न्यू जनरेशन कम्स इनटू एग्जिस्ट, न्यू जनरेशन कम्स इनटू एग्जिस्ट। इसने बोला भाई इसी से नई जनरेशन आती है। ये थ्योरीज हैं, ये सच्चाई नहीं है। उस टाइम के जो साइंटिस्ट लोग थे, जो काम कर रहे थे, उनकी सोच है ये कि ऐसा हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें सच हैं। टाइम के साथ साथ ये थ्योरीज डिस्कार्ड कर दी गई, टाइम के साथ साथ ये थ्योरीज क्या कर दी गई? डिस्कार्ड कर दी गई। लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद तीसरी थ्योरी आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी थी स्वेमरडैम ने, स्वेमरडैम। अब स्वेमरडैम ने क्या बोला भाई? स्वेमरडैम ने बोला कि प्री फॉर्मेशन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है ना, प्री फॉर्मेशन, कि भाई जो गैमीट हैं, जो क्या हैं? गैमीट्स हैं, जो आपके गैमीट्स हैं वो क्या है? दे आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। जो गैमेट्स हैं दे आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसने क्या बोला? द गैमेट्स आर मिनिएचर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और उनका नाम दिया गया होमनक्यूल्स। क्या नाम दिया गया? होमनक्यूल्स। यहीं पर फिर कौन आया? यहीं पर ल्यूवेनहॉक आया, ल्यूवेनहॉक। उसने बोला ह्यूमनक्यूल्स को एनिमल क्यूल्स बोल दिया, एनिमल क्यूल्स। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला कि इसके बाद क्या है? जो गैमीट हैं वो फ्यूज करते हैं और नया जनरेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जैसे हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास एक स्पर्म है, तो
इसने ये बोल दिया कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही जिसका ये स्पर्म है उसकी मिनिएचर है, ये छोटी कॉपी है, उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद फिर ये मैच्योर होते हैं। समझ आ रही है बात? गैमेट्स हैं मेल का और फीमेल का, ठीक है। उनके अंदर क्या है, मिनिएचर है, जिसको होमनक्यूल्स बोला गया, लिवनहॉक ने इसको एनिमलक्यूल्स बोल दिया। अभी चौथी थ्योरी है, लास्ट है ये। उसमें क्या था, उसमें इन्होंने बोला पेंजीन थ्योरी। क्या बोला? पेंजीन थ्योरी। पेंजीन थ्योरी, ठीक है। पेंजीन थ्योरी दी चार्लिस डार्विन ने। अब डार्विन ने क्या बोला कि ईच बॉडी पार्ट released its identical copy and these copies are called पेंजीन। एक लाइन समझ में आई? इसने बोला हर बॉडी पार्ट जो है अपनी कॉपी बनाता है और उसको रिलीज करता है, उस कॉपी को बोलते हैं पेंजीन। इसके बाद इसने बोला दे accumulate into सेक्स ऑर्गन्स। हाँ बेटा, हैं बता दे, अभी रुक जाओ फिर, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ भाई, दे accumulate into सेक्स ऑर्गन्स in male gamete and female gamete उनमें एक्यूमुलेट होगी। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होगी। ओकर्स। तो ये थी पेंजीन थ्योरी ने बोला कि ईच बॉडी पार्ट, ये एक तरीके से वेपर थ्योरी जैसी ही लग रही है। वेपर्स थ्योरी में क्या था कि हर बॉडी पार्ट्स अपने वेपर्स निकाल रहा है, यहां क्या है, हर बॉडी पार्ट्स क्या कर रहा है, अपने जैसी एक कॉपी भेज रहा है। यहां सेक्स ऑर्गन के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, वहां से मेल और फीमेल गैमेट बन रहा है, और उसके बाद फिर ब्लेंडिंग यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रही है, और उससे क्या हो रहा है भाई, आपका नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ये 4 थ्योरी दी गई थी। किसने दी थी? ये अलग अलग साइंटिस्टों ने दी थी, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्टों ने ये थ्योरीज दी गई थी, और इन सबको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। एक बार बात कर लेते हैं पार्वती की मम्मी से।